तो लाइक अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। सब में अच्छाई बुराई होती है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई बुराई है। तो पहले हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि फ्रेंचाइजी जो खरीद रहे नाम, उसको क्या क्या फ़ायदे हो जाते हैं, उसको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं फ्रेंचाइजिंग में घुसने से। उसको सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अगर तुमने अब तुम्हारा कोई भी नाम नहीं है, अगर तुम बिज़नेस इंडस्ट्री में घुसोगे, तुम्हारा कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, गुडविल नहीं है, तुम्हारा कोई नाम नहीं है, तो तुमको कौन पूछने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन अगर फ्रेंचाइजी जैसे पहले से बड़ा ब्रांड तुम खरीद के उसका स्टोर खोल रहे हो, तो तुम्हारे पास थोड़ी सी स्टेबिलिटी है कि इसका नाम है तो ठीक है, अगर मैं बिज़नेस चालू करूँगा तो तुम एकदम न्यू से भी स्टार्ट करोगे तो एक स्टेबिलिटी के साथ शुरू कर सकते हो। हालांकि वो बात भी है कि फ्रेंचाइज़र देखता है कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारा कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ तो नहीं है, ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखता है, अनपढ़ तो नहीं हो, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखता है। उसके बाद लेकिन अगर तुम में कैपेबिलिटीज़ हैं उसको पुल आउट करने की, तो तुमको ऑब्वियस है कि वो बेचेगा ही बेचेगा अपना नाम। नेक्स्ट ये फ़ायदा हो जाता है कि उसको बहुत कम, मतलब चांसेस कम, लाइक बिज़नेस में बोलते हैं ना, बिज़नेस तो बहुत रिस्क वाला चीज़ है। तुम जहाँ रिस्क है वहीं पर इश्क है। तो रिस्क यहाँ पर थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक हो जाता है, क्योंकि पहले से वो ब्रांड का नाम है तो तुमको गुडविल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रांड नेम जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी जनरेटेड है। बस तुमको इसी को फ्लो में जाए, बहती गंगा में लाइक तुमको हाथ धोना है, वैसा वाला चीज़ है ये। ठीक है, अब एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो फ्रेंचाइजिंग को क्या होता है ना, फ्रेंचाइजिंग कॉन्सेप्ट में क्या एडवांटेजेस होते हैं हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मतलब होता क्या है कि फ्रेंचाइजिंग, मैंने बोला क्या कि एक तरीका है अपने बिज़नेस को एक्सपांड करने का। तो इसमें एक्सपांशन तो ऑब्वियस है, ये भी एक एडवांटेज है कि एक्सपांशन बहुत ईजिली हो जाता है। और प्लस तुम इसको ना थोड़ा कंपाउंड कर सकते हो। मतलब तुमने एक स्टोर खोला, तुम्हारा ब्रांड वैल्यू तो ऑलरेडी एक बन चुका है, अब तुमको उस ब्रांड को ही जस्ट मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं है हर बार नए लेवल से एकदम ब्रांड नेम को उठाना, ऐसा नहीं है। तो तुमको इन्वेस्टमेंट एक बार लगी थी, अब हर स्टोर में लगेगी, बट उतनी ज़्यादा नहीं लगेगी जितनी फर्स्ट स्टोर पे लगी थी, फर्स्ट ब्रांड नेम पर लगी थी। एक बार ब्रांड नेम बन गया तो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे और तुम मल्टीपल स्टोर्स खोल पाओगे। नेक्स्ट है ये कि अगर तुम अपनी फ्रेंचाइजिंग, मतलब अपना नाम किसी को बेच रहे हो, अब फ्रेंचाइजिंग वगैरह नहीं बोलूँगा, अपना नाम किसी को बेच रहे हो, तो उससे क्या है कि किसी उधर लोकल, किसी उस एरिया के लोकल इंसान को बेचोगे तो वो उस लोकेलिटी को बहुत अच्छी तरीके से जानेगा, उनका माइंडसेट जानेगा, उन किस तरीके से सोचते हैं वहाँ के आसपास के लोग, उसको पता है पहले से। तो वो उस बिज़नेस को थोड़ा सा ट्यून कर सकता है, उस फ्रेंचाइजिंग मतलब उस फ्रेंचाइजी को उस थोड़ा सा अपने हिसाब से ट्यून कर सकता है, ताकि प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट हो सके। ठीक है, ज़्यादा पेनिट्रेट कर सके वो मार्केट को, उस लोकल मार्केट को तो एटलीस्ट ज़्यादा पेनिट्रेट कर सके वो। नेक्स्ट ये कि फ्रेंचाइजी बिज़नेस में होता है कि जो पहले से ही तुम लाइक हाईली मोटिवेटेड होते हो, तो जो जो क्योंकि तुमको पता है कि नाम है, तुम अगर एकदम न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तुमको पता नहीं है यार प्रॉफिट होगा नहीं होगा, तुम उतना जान दे के काम नहीं करोगे। लेकिन अगर तुमको पता है कि इससे भाई पैसा तो अच्छे से आने वाला है, तो तुम थोड़ा सा मोटिवेटेड रहोगे। और एज अ फ्रेंचाइजी जो तुम नाम खरीद रहे हो, तो तुम ऐसे ही नहीं कि मैंने खरीद लिया, पैसा लगा दिया है, बट अब मैं ध्यान नहीं दूंगा, ऐसा तो नहीं करोगे। तुमने पैसा लगाया तो तुम और अच्छे से ध्यान दे के उस पर काम करोगे, और तुमको मालूम है कि प्रॉफिट जितना मैं ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा काम करूँगा, नाम तो पहले से डेवलप्ड है, बस अब मेरे को अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है, तो तुम उस वजह से थोड़े ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हो। नेक्स्ट ये है कि ये बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ है, उस वजह से तुमको बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ भी हिट करने में ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, इतना ज़्यादा इम्पॉसिबल सा नहीं लगता है, पॉसिबल सा लगता है। ठीक है, कि इतने मल्टीपल स्टोर्स खोलना लाइक वो अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन अगर वो फ्रेंचाइजिंग कॉन्सेप्ट की वजह से खुल रहे हैं, तो थोड़े से इन्वेस्टमेंट्स, मतलब फ्रेंचाइज़र को भी थोड़े फ़ायदे मिल रहे हैं, फ्रेंचाइजी को भी थोड़े फ़ायदे मिल रहे हैं, और दोनों के प्रॉफिट्स हो रहे हैं। दोनों के प्रॉफिट को तुम ऐड करोगे तो वो तो लाइक कितने ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब तुम्हारे लिए बड़े से बड़े अमाउंट को भी हिट करना उतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। तो अब डिसएडवांटेजेस के बारे में कर लेते हैं कि क्या क्या नुकसान होते हैं। तो अगर तुम एक फ्रेंचाइज़र हो, एक ओनर हो ब्रांड के, तो तुम्हारा नाम बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहिए, तुम सबके ज़ुबान पे तुम्हारा नाम होना चाहिए, तब तुम लाइक अच्छा हो। लाइक तुम्हारा सबको नहीं पता तुम्हारे बारे में, तो फिर एक फ्रेंचाइजी ख़रीदने से पहले 10 बार सोचेगा कि भाई इसका नाम तो सब कोई जानते नहीं है, अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट बेचना चालू करा तो वो सही होगा या नहीं होगा, तो वो बात है। नेक्स्ट ये है कि अगर तो फ्रेंचाइज़र का नाम बहुत हाई है, मतलब वो उस ब्रांड का नाम बहुत ऊपर है, बहुत लोग सबके ज़ुबान पे, बोलो ज़ुबां केसरी, नहीं ज़ुबां केसरी जो है वो थोड़ा सा अलग है, वो तो हर दुकान में मिल जाता है, वो फ्रेंचाइजिंग का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा नाम सबके ज़ुबान पे, तो तुम एक रेपुटेटेड ब्रांड हो, अब तुम्हारे पास काफ़ी लोग अट्रैक्ट होकर आएंगे वैसे तो, बट काफ़ी लोग भाग भी जाएंगे, क्योंकि यार इसका नाम इतना बड़ा है, तो ये मेरे से इनिशियल फ़ीस कितना लेगा, रॉयल्टी कितना लेगा, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। सबको पता है कि फ्रेंचाइजिंग ख़रीदना इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो वो चीज़ भी है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट ये है कि अगर तुम
अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब अगर तुम मान लो एक चीज़ पे काम कर रहे हो, एक चीज़ पे अपना 100% दे रहे हो, तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर दो चीज़ पे अपना काम एफर्ट्स दे रहे हो तो शायद 50-50% रिजल्ट जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जैसे अभी मेरा हो रहा है कि बाकी सारे काम भी करने हैं, तो ये वीडियो लेट आती है, तो थोड़ा सा तो लाइक क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। हालांकि मैं वीडियो क्वालिटी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ने देता हूँ, इसको बस लेट होती है, बट क्वालिटी पे नहीं डिक्रीज़ करने की कोशिश करता मैं। तो वैसे ही एक फ्रेंचाइज़र 2 स्टोर, 3 स्टोर, 4 स्टोर, 10 स्टोर खोलेगा मान लो, तो 10% ही दे पाएगा अपना एफर्ट्स तो सब स्टोर पे। तो एक तरीके से बोला जाएगा तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है एक क्वालिटी और एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना कि हर स्टोर पे वैसा ही क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, वैसा ही स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट मिलेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कहीं पर ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट, फ्रेंचाइज़र हैज़ टू टेक पेन ऑफ एजुकेटिंग एंड मोटिवेटिंग। उनको हमेशा सर पे चढ़े रहना पड़ता है फ्रेंचाइजी के कि ढंग से काम करो भाई, मेरा नाम मत डुबाओ, मेरा नाम मत बर्बाद करो, मेरा नाक मत कटाओ। तो उसको मोटिवेट करते रहना रहता है और पढ़ाते रहना रहता है कि इस तरीके से तुमको स्टोर को ऑपरेट करना है, इस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही है तो उसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर उसको सिखाना भी है कि इस तरीके से चलाना है, ताकि सब कुछ इवनली और ऑप्टिमाइज़ कर सके सारा प्रॉफिट और सारा काम जो ऑप्टिमाइज़ और एकदम अच्छी तरीके से हो जाए उसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट ये कि पुअर परफॉर्मेंस अगर एक फ्रेंचाइजी भी दे देगा ना, तो अल्टीमेटली उस वजह से तो पूरे ब्रांड को फ़र्क पड़ने वाला है, और माइट भी बाकी सारे उसके ट्रेडमार्क को भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि भाई इतना बड़ा ब्रांड है, इसके पास में क्या इतना गंदा सर्विस दिया। अल्टीमेटली वो ओनर ही तो आके तुमको सर्विस नहीं दे रहा था, उसने किसी और को बेच दिया था, वो तीसरे बंदे ने तुमको आके बेचा, उसने गलती की है, बट उसका जो नुकसान है वो एक ओनर को भी झेलना पड़ जाता है। ठीक है। अब बड़े बड़े फ्रेंचाइजी चेन में क्या होता है ना कि वो बहुत जगह पर फैली होती है, बहुत डिस्पर्स रहती है, और बहुत जगह पे डिस्पर्स होने की वजह से क्या है ना, कई कई जगह मतलब होते हैं ना, लाइक कॉलेजेस वगैरह होगा, वहाँ पर तुमको मोस्टली टीन एज वाले स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो कि ऑलमोस्ट, या फिर थोड़े बहुत 20-21 के भी मिल जाएंगे जो नौकरी भी खोज रहे होंगे। और फिर स्कूल के पास रहोगे तो तुमको बच्चे ही मिलेंगे वहाँ पर। और वैसे ही अगर तुम किसी सोसाइटी अगर में पूरे फैमिली मिल जाएगी, या फिर बूढ़े लोग भी मिल जाएंगे, तो काफ़ी डाइवर्स है। तो फिर तुमको ध्यान रखना है कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस कौन है, मेरी टारगेटेड कस्टमर्स कौन है, उन्हीं को तुमको टारगेट करना है और वहीं पर अपने सर्विस प्रोवाइड करना है। और वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। मतलब जैसे एक मैकडॉनल्ड्स था, वो पहले भी इंडिया में आया था, बहुत पहले आया था, लेकिन उसको भागना वो पूरी तरीके से भागा नहीं था, बट उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था। और वैसे अभी फोर्ड के साथ भी हो रहा है, उसका भी, फोर्ड का भी डिस्कस कर लेते हैं, अभी दोनों को डिस्कस कर ही लेते हैं, फ्रेंचाइजिंग के पार्ट है तो मैकडॉनल्ड्स पहले आया था अमेरिका में, उसके बहुत अच्छे तरीके से बर्गर्स एंड फ्राइज़ वगैरह बिक रहे थे। उसने सोचा अब इंडिया में भी ऑपरेट करते हैं, लेकिन इंडिया के ट्रेडिशन को, उनके फेस्टिवल को, वहाँ के रिलीजन को, उनके फूड पैटर्न्स को अच्छे से समझा नहीं था। लाइक यहाँ पर भी वो लाइक गाय भैंस सूअर वगैरह बेच रहा था, तो वो तो लोग खाते नहीं है यहाँ पर इंडिया में ज़्यादातर वेजिटेरियंस ही पाए जाते हैं, तो उनको वेजिटेरियन खाना चाहिए, वेजिटेरियन बर्गर चाहिए। तो वो भाई नॉनवेज सब उठा के यहाँ पर ले आया, अब यहाँ पर कोई ख़रीद नहीं रहा है, तो उनको तो गंदा नुकसान। फिर वो वापस थोड़ी टाइम के लिए चले गए, फिर उनको समझ में आया कि नहीं, इंडिया के लोग वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं और ऐसा कुछ। तो उन्होंने अपने थोड़े बिजनेस प्लान में चेंजेस लाए, और फिर फाइनली अब मैकडॉनल्ड्स ढंग से ऑपरेट कर रहा है, जब यहाँ पर उसने गिफ्ट्स देना चालू कर दिए लाइक, और फिर क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन खाना इंट्रोड्यूस कर दिया तब। और फोर्ड के साथ भी वैसे ही है, क्योंकि उसकी गाड़ियाँ थोड़ी एक्सपेंसिव आ जाती हैं, और अगर लो रेंज की अगर तुम गाड़ियाँ बोलोगे, एकदम लाइक स्टार्टिंग रेंज की अगर गाड़ियाँ बोलोगे जो 5-10 लाख के अंदर आ जाती है, उसकी बात करोगे, तो वहाँ पर तो कोई फोर्ड के पास जाने की कोशिश ही नहीं करता, जाता ही नहीं। एक ही दो लोग हैं जो एको स्पोर्ट खरीदेंगे, लेकिन बाकी सारे के सारे मारुति सुजुकी, वैगनार, डिज़ायर इसी के पास चले जाते हैं। तो ऑलवेज़ उसका मार्केट छिन रहा है। हाँ, फोर्ड की क्वालिटी बेटर होती है, पर सेफ्टी भी शायद थोड़ी सी बेटर होती है, लाइक मारुति सुजुकी की तो सबको पता है कि उसकी इतनी ज़्यादा सेफ्टी नहीं है उनकी कारों में। तो फिर भी उसके बाद भी लोग उधर ही पे चला जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सस्ते में गाड़ी मिल रही है। तो उस वजह से फोर्ड को अपना बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ा। उसकी कुछ गाड़ियाँ तो बहुत फेमस है, लाइक एंडेवर, तो वो तो लाइक अच्छे तरीके से कर रही थी, और वो एक्सपेंसिव एंड पे थी, तो वो तो ठीक ठाक परफॉर्म कर ले रही थी, क्योंकि वहाँ पर उसका कंपटीशन एटलीस्ट मारुति सुजुकी के साथ नहीं था, इसीलिए। और अभी भी वो लाइक अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जा चुकी है, बट फिर भी अपने लाइक थोड़े प्रीमियम कार्स जो है वो अभी भी आने वाले टाइम्स पे लॉन्च करेगी, लाइक मस्टैंग। और फिर ईवीज़ का जो मार्केट अभी लाइक वो अपने ईवीज़ पे काम कर रही है, तो वो भी जो भी ईवी लॉन्च करेगी तो वो भी इंडिया में आएंगी, जो कि ऑब्वियस है कि एक्सपेंसिव रेंज में आएंगी, क्योंकि अब
सस्ते में तो उनको बेचना है ही नहीं इंडिया में, क्योंकि पता है क्योंकि यहाँ पर कोई आएगा नहीं सस्ते वाले में। अगर ख़रीदना है तो वो दूसरे ब्रांड के पास जाएंगे। मेरे पास तो कोई मूवी नहीं देखा है, हिंडा या फिर मारुति सुजुकी के पास ही जाएंगे। यहाँ पर पूरा फ्रेंचाइजिंग कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे ई टेलिंग के बारे में। सो ई टेलिंग इंटरनेट रिटेलिंग है, जो कि एक रिवॉल्यूशनरी चेंज है। तुमको घर बैठे सारी चीज़ें मिल रही है, फिंगर टिप्स पे एक फ़ोन, स्मार्टफोन तुम्हारे पास हो तो तुम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। खाने पीने से लेकर लग्जरी आइटम्स, तुम सब कुछ इंटरनेट के थ्रू ऑर्डर कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट बन चुका है और बहुत बहुत ज़्यादा डीप रूटेड हो गया है। लाइक अगर गांव के लोग पे भी अभी इंटरनेट डीप रूट हुआ है, इंटरनेट डीप रूट हुआ है तो धीरे धीरे इंटरनेट से रिलेटेड सर्विसेज भी जो है उनको पता चलेंगी। लाइक वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, फेसबुक पे लाइक दोस्त बनाते हैं, एंड व्हाट्सएप पे हम बातें कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से सामान ऑर्डर कर सकते हैं, और स्विगी ज़ोमैटो भी अगर हो सके तो धीरे धीरे करके वहाँ से खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी उनको पता चलेगी जिनको अभी इंटरनेट के बारे में पता चला है, ठीक है। तो वो फिर देखेंगी क्योंकि ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल है, तो वो भी ई टेलिंग की तरफ शिफ्ट होंगी। और ई टेलिंग की सबसे बड़ी बात ये है ना कि तुम बहुत सारे चेंज को काट लेते हो। लाइक तुम अगर मैन्युफैक्चरर हो तो डायरेक्ट अपने साइट पे प्रोडक्ट को जस्ट फ़ोटो खींच के और उसकी प्राइस लिख के डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करके रजिस्टर कर सकते हो। फिर कोई भी उस चीज़ को देख सकता है और कोई भी किसी भी कोने से ऑर्डर कर सकता है। अब वो तुम्हारे ऊपर है तुम डिलीवर कैसे करोगे, लेकिन किसी भी कोने तक, मतलब कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर तुम अपने प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, हर जगह बेच सकते हो, वैसा है। ओके, सो ई टेलिंग इतना डिस्कस कर लिया, अब थोड़ा सा बुकिश पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ठीक है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ ई टेलिंग, जैसे दो टाइप के हैं। एक तो लाइक ऑनलाइन ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब तुमको ऑनलाइन ऑर्डर करना है, तुम्हारे घर पे डिलीवरी हो जाएगी। कुछ ऐसे है जहाँ पर तुम डाइन इन भी कर सकते हो, जैसे ये मोस्टली तुम ऐसे देख सकते हो कि ज़ोमैटो वगैरह को देख सकते हो, या फिर डोमिनोज़ को, बेसिकली डोमिनोज़ बेटर एग्जांपल होगा, जहाँ पे तुम डाइन ऑन भी कर सकते हो और फिर ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, या ऐसे रेस्टोरेंट जो ये दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराते हैं ये, ठीक है। सेकंड ये है कि तुम यहाँ पर 24/7 कभी भी ऑर्डर कर सकते हो, कहीं पर भी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है, कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। और तुमको लाइक देखने का, ढूंढने का ज़रूरत नहीं हो कि मेरे को ये ख़रीदना है, इसका शॉप कहाँ पर होगा, ऐसे तुम भटकते नहीं फिरोगे, ठीक है। तुमको लंबी लंबी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है बिलिंग कराने के लिए तुम्हारा, क्योंकि एक बार पेमेंट ऑनलाइन ही हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा, तुम घर बैठे बैठे ही पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि तुम एज अ कस्टमर, कई स्टोर्स तुमने देखे होंगे जहाँ पर सेल्स असिस्टेंट खड़े रहते हैं जो तुमको गाइड करते हैं, ये खरीद लो वो खरीद लो। तो कभी कभी तुमको खुद ही ऐसा फील होता होगा, बिहारी खड़े हुए मैं क्या, मैं अभी देख ही रहा हूँ, इसको खरीदना ज़रूरी तो नहीं है, मतलब प्रेशर बिल्ड होने लगता है ना कि कोई तुमको देख रहा है कंटिन्यूसली खड़े होके, तो भाई मेरे को तो सिर्फ देखना है, पहले मेरे को देखना है तो बाद में खरीदूंगा कि नहीं, वो सोचूंगा। वो खड़े होके देखते रहते तुमको अजीब सा लगता है, तो वो प्रेशर सा नहीं रहता कि कोई मेरे को खड़े होके देख रहा है। तुम अपने फ़ोन पे जितना भी चाहे स्क्रॉल कर लो, विंडो शॉपिंग कर लो, ब्राउज़ करते रहो, कोई बोलने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि क्योंकि तुम्हारा ऑनलाइन स्टोर है, ई टेलिंग में तुम काम कर रहे हो, इंटरनेट रिटेलिंग के थ्रू तुम बेच रहे हो सामान, तो तुम्हारी रेंटल कॉस्ट नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं है, वाटर का बिल नहीं है, या फिर वेयर हाउसिंग का बिल, ये किसी भी चीज़ का बिल नहीं है। और इसी वजह से क्या होता है कि तुमको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस में छूट मिल जाती है, तुम्हारे काफ़ी सारे एक्सपेंसेस जो है वो बच जाते हैं, ठीक है। और ऐसा है ना कि जो ऑनलाइन स्टोर ऑपरेट करते हैं, लाइक ऑनलाइन रिटेलिंग, इंटरनेट रिटेलिंग का इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या होता है कि उनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीके का फ़ायदा है ई टेलिंग की वजह से, जो भी कि अभी एडवांटेजेस में हम आगे आने में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट ये है कि जो ऑफलाइन रिटेलर्स भी है, जिनके मतलब फिज़िकल स्टोर्स अवेलेबल है ना, वो भी अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके स्टोर पे तो वो सब कुछ दिख ही रहा है, लेकिन उस स्टोर में जो प्रोडक्ट और सर्विस दी जा रही है वो वर्चुअली भी किसी के लिए भी ईजिली एक्सेसिबल है, कोई भी देख सकता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे मैंने बोला है, ये भी करना बहुत ज़रूरी है, और अपने वेबसाइट को एस्थेटिकली रिप्रेजेंट करना, अच्छे से दिखे सब कुछ, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एसईओ करना तो आना चाहिए, तभी तुम ई टेलिंग में टिक पाओगे, वरना तुम्हारे प्रोडक्ट्स या फिर तुम्हारी सर्विसेज जो है रिकमेंडेशन में ही नहीं आएंगी। लाइक गूगल में जो टॉप साइट्स आती है, तुम उसी पे क्लिक करते हो, ज़्यादा नीचे स्क्रॉल नहीं करते हो उस प्रोडक्ट या सर्विस को खोजने के लिए। तो यही चीज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आती है।
ओके, तो ई टेलिंग के बारे में सब कुछ डिस्कस हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ इतना बचा है इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। बट उस टॉपिक में आने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ तुम लोग से बोलना चाहता हूँ। अब पता नहीं यहाँ पर कितने लोग वीडियोस अभी तक देख रहे हैं और सुन रहे हैं। काफ़ी लोग ने स्किप कर दिया होगा, छोड़ के ही चले गए कई लोग तो बोर की वजह से। पढ़ना सबको इंटरेस्टिंग नहीं लगता ना, इसीलिए। तो जितने लोग भी देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि ना, तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ना करो तुम्हारी मर्जी है, बट एक कमेंट जितने लोग भी देख रहे हैं ना, प्लीज़ इतना कर देना इस चैनल के लिए कि नीचे कमेंट सेक्शन में ये डाल देना कि ये केस स्टडीज़ अभी जैसे मैंने अलीबाबा और ईबे का डिस्कस करा, फिर आईटीसी ई चौपाल का डिस्कस किया, और फिर फोर्ड का डिस्कस करा, और 7-Eleven का, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी। उसके बारे में तुमको एक एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। लाइक इन्हीं लिमिटेड टॉपिक्स पे नहीं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लाइक एक तरीके से इसको बोलूँ तो बिज़नेस केस स्टडीज़ के ऊपर तुमको वीडियोज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। अब मेरे को मालूम है मेरा चैनल जो है स्टडी बेस्ड चैनल है, और बेसिकली बीबीए रिटेलिंग का बेस्ड, इसका नीश जो है बीबीए रिटेलिंग है, उसी के बेसिस पे सारी वीडियोज़ आती है। बट स्टिल एज अ बिजनेस स्टूडेंट्स तुमको ये सारी चीज़ों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए और इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अगर तुमने बीबीए लिया तो शायद तुमको इन सारी चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट होगा। तो मैं चाहूँगा कि अगर तुमको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये मेंशन कर देना। कुछ करना मत करना, मतलब वीडियो अच्छी बनी थी तो भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं भी बनी थी तब बोल देना कि कुछ मेरे को ऐड ऑन करना था तो। लेकिन प्लीज़ इतना मेरे को कमेंट सेक्शन में ऐड कर देना कि मतलब इसका कमेंट सेक्शन जो है ना, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए डेडिकेट कर दो कि केस स्टडीज़ बिज़नेस की चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ऑफ टॉपिक है, तुम्हारे टर्म एग्जामिनेशंस में वो नहीं पूछेगा। बट अगर तुमको सचमुच में बिज़नेस में इंटरेस्ट है तो वो केस स्टडीज़ तुमको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी, सुनने में भी अच्छी लगेंगी, समझने भी, और नए कॉन्सेप्ट्स भी तुमको समझ में आएंगे, न्यू थ्योरीज समझ में आएगी। तो आगे अगर चल के तुम अगर एमबीए की भी प्रिपरेशंस कर रहे हो या फिर एमबीए के स्टूडेंट भी बनोगे ना, तो वो सारी चीज़ें तुमको दिमाग में आएंगी और काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। अगर तुम एक बिज़नेस ओनर, अगर आगे चल के एक बिज़नेस ओनर या एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो उन सारी चीज़ों में भी हेल्प करेंगी। थैंक यू इतना 1 मिनट से 2 मिनट का ये बड़बड़ सुनने के लिए, और प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। अब वापस से टॉपिक पे आते हैं। ओके, अब ई टेलिंग की एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एडवांटेजेस सबसे पहले शुरू होता है कि ईजी एंड कंफर्टेबल। लाइक तुमको अगर लंच खाने के लिए जाना है तो जाना क्या, अगर तुमको लंच खाना है बेसिकली, तो तुमको पहले क्या था कि रेस्टोरेंट में धूप में चल के जाना पड़ेगा और फिर वहाँ पर बैठ के खाना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है, तुम घर में बैठे बैठे एसी के नीचे, पंखे के नीचे ऑर्डर कर सकते हो। आधे घंटे या फिर आजकल 15 मिनट उसके अंदर अंदर आ जाएगा, और फिर तुम लाइक खा सकते हो। तुमको घर से हिलना भी नहीं पड़ा, लाइक अपने गेट तक जाना पड़ा और वहीं से तुमने खाना लेके तुम खाना शुरू कर सकते हो। वैसा नो रियल स्टेट कॉस्ट। अब वापस एक केस स्टडी टाइप का फॉर्मेट आ गया, बट इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बस एग्जांपल दे देता हूँ कि ई स्टेट की ज़रूरत नहीं है। ई स्टेट की ज़रूरत नहीं है, लाइक अगर तुम जोमेटो और स्विगी को देखोगे तो इनको पर्टिकुलरली ऐसा तो कोई ई स्टेट का ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट इसके साथ साइड इन है। तुम ऐसा कर सकते हो क्या, अपने आप को ही रजिस्टर कर दो, तुम अपने घर पे ही खाना बना के दे दो, और लाइक जितने भी ऑर्डर आएंगे तुम ऑर्डर को फुलफ़िल कर दो। ये भी तो पॉसिबल है, ये भी तो कर सकते हो। तो तुमको एक रियल स्टेट की ज़रूरत नहीं है और एक दुकान की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत वो स्टोर, लाइक अगर अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की बात करो तो थोड़ा सा स्टोरेज की जगह चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर ऐसे शेल्फ्स वगैरह एकदम अरेंज करके रखे हैं वैसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो सब कुछ जो तुमने वेबसाइट में क्योंकि अरेंज करके रखा है पहले से, इसीलिए, ठीक है। नो मेंटेनेंस चार्ज। अब मेंटेनेंस चार्ज मतलब अगर तुम कोई प्रॉपर्टी के अंदर मतलब अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हो तो ऑब्वियस है कि वो प्रॉपर्टी का रेंट देना पड़ेगा। कुछ ख़राबी हो गई है तो उसको ठीक करानी पड़ेगी, तो उसके चार्जेस है तो वो कट जाते हैं, और जो कि थोड़े वेबसाइट के मेंटेनेंस पे लग जाते हैं, तो जो कि कंपैरेटिवली कम होते हैं। नेक्स्ट है कि बेटर इंटरेक्शन विद कस्टमर। अब बेटर इंटरेक्शन विद कस्टमर कैसे है, अब ऐसा तुम्हें वेबसाइट है, तुम अब वेबसाइट में तुम साइन इन या लॉगिन करते हो, तुमको क्या लगता है अपना नंबर या फिर ईमेल आईडी नहीं तो फेसबुक, तो ये सारी चीज़ें, तो तुम एक पर्सनल लेवल पर कनेक्ट होगे उस वेबसाइट के साथ। अब तुम जो भी ऑर्डर करोगे, जिस टाइम पे ऑर्डर करोगे, वो सब चीज़ तो वेबसाइट में जाके डेटाबेस पर रिकॉर्ड हो गया। तो उनके पास एक डेटाबेस आ गया कि किस कस्टमर को किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए और किस टाइम पे चाहिए, किस टाइम उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा और कहाँ पर ज़्यादा है। तो उनको एक डेटाबेस मिल गया, वो उस तरीके से अपने सर्विस को, अपने सप्लाई चेन को, अपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट को लाइक अच्छे से इवन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि लार्ज एरिया। अभी जैसे मैंने बोला, तुम किसी इंडिया के किसी भी कोने को लाइक टारगेट कर सकते हो अगर वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं। इंटरनेट रिटेलिंग क्या होता है, किस तरीके से ऑर्डर किया जाता है, अगर वो सारी चीज़ें उनको पता है तो तुम लिमिटेशंस कहीं पर भी नहीं है, बस नॉलेज होनी चाहिए तब तक के लिए। जैसे अभी मैंने बोला नो रियल स्टेट, मैं एग्जांपल दे रहा था वो मैं भूल गया। एग्जांपल है कि जैसे क्लाउड किचन्स अभी जोमेटो का है। जोमेटो का क्या, तो क्लाउड किचन का नाम मैं वैसे स्क्रीन पे तो शो हो ही जाएगा। जोमेटो और स्विगी दोनों ही अपना क्लाउड किचन आने वाले टाइम पे स्टार्ट करने वाले हैं। उसका इमेज मैं यहाँ पर लगा दूँगा, तुम नाम पढ़ लेना, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। सो
ये एक एग्जांपल है, इसके ऊपर भी केस स्टडी में बना सकता हूँ अगर तुम बोलोगे तो, इसलिए कमेंट कर देना, मैं बता रहा था। ठीक है, अब लिमिटेशंस के बारे में बात कर ले। तो लिमिटेशंस क्या है, कोई कस्टमर तुम्हारे वेबसाइट मतलब फ़ोन स्क्रीन से छू के तो नहीं देख सकता उस प्रोडक्ट को कि किस तरीके का है, उसकी टेक्सचर कैसा है, हार्ड है, सॉफ्ट है और ड्यूरेबल है नहीं है, ये सारी चीज़ें वो छू के तो नहीं देख सकता। अगर तुम एक सोफ़ा के दुकान पे जाओगे और ऑनलाइन सोफ़ा देखोगे तो तुमको दिखेगा वो क्या ऐसा दिखता है, लेकिन फ़ील भी तुम थोड़ा ले लोगे कि कुछ इस तरीके का फ़ील आएगा और तुमको इमेजिन करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम एक स्टोर पे ही जाके ले रहे हो तो तुम बैठ के देख सकते हो ना सोफ़ा पे कि फ़ील टेक्सचर कैसा है, टच पॉइंट्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें तो तुम ऐसे देख सकते हो। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो गया, तुम फिज़िकली फ़ील नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारे पास प्रोडक्ट पहुँच नहीं पाएगा। जैसे कि होता है आईफोन की जगह लोग साबुन भेज देते हैं कपड़े धोने का, तो वो फ्रॉड हो जाता है, वो अलग है। ये भी एक डिसएडवांटेज है कि फेक प्रोडक्ट चले जाते हैं। हो सकता है ये पॉइंट में भी मेंशन भी हो, दी प्रोडक्ट में नॉट बी सेम। हाँ, जैसे अभी मैंने बोला प्रोडक्ट सेम ना हो, प्रोडक्ट सेम नहीं भी होता कई बार। मतलब अगर तुम कोई एक प्रोडक्ट, कोई ब्रांड का नाम ले लोगे, ये ब्रांड का प्रोडक्ट है, और तुमने फ़ोटो चिपका दिया और जब डिलीवर किया तो कुछ अजीब सा ही करा, तो जो कि उस दिखने वाले फ़ोटो से बहुत ही ज़्यादा अलग है, उसके टेक्सचर्स अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है, इतनी गंदी क्वालिटी भेजी है क्या बोलो। तो ये सारी चीज़ें भी इसकी डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट की इंटरनेट अभी मेट्रोज़ में ही है, जैसे मैंने बोला, तो गांव के और मेट्रोज़ क्या गांव में भी पहुंच गए, बट उनको नॉलेज नहीं है, बस नॉलेज की कमी कहीं पर आ रही है। और जियो के आने वजह से तो काफ़ी हद तक इंटरनेट सबको अवेलेबल हो गया, बस नॉलेज चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है रूरल मार्केट को टारगेट अभी नहीं कर सकता, बट ये भी अभी बुक में मेंशन है कि रूरल मार्केट को टारगेट नहीं कर सकता, बट आईटीसी ने वो ऑलरेडी कर दिया है। अगेन के स्टडी पार्ट। नेक्स्ट ये है कि परचेज प्रोडक्ट। अब देखो ग्रॉसरीज़, ठीक है, इसमें भी ये भी थोड़ा ना, ये बुक जो है थोड़ी सी ओल्ड स्कूल, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड स्कूल टाइप्स है, क्योंकि ग्रोसरीज़ में अगर तुम देखोगे ग्रोफर्स या बिग बास्केट, तो ये कई बार ट्राई करते हैं कि एक दिन के अंदर या फिर कुछ घंटे के अंदर, 2 से 3 घंटे के अंदर डिलीवर कर दे, बट इनका कहना है कि प्रोडक्ट्स तुमको लाइक हफ्ते भर वेट करना पड़ता है। लाइक अमेज़ॉन वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह, इनकी अगर तुम प्राइम मेंबरशिप भी लेते हो तो तुमको तो कई बार वो 1 से 2 दिन के अंदर एक्सप्रेस डिलीवरी भी प्रोवाइड कर देते हैं। तुम एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो कि दिस कुड ऑल्सो बी अ लिमिटेशंस, की थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, हफ्ता भर टाइम लग जाता है। एकदम तुम गए और ख़रीद लिया, ऐसे नहीं। अगर तुम दुकान में गए हो तो तुमको सेकंड्स नहीं, ये प्रोडक्ट उठाया, पैसा दे दिया, इतना टाइम लगा। लेकिन अगर तुम ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो तो अभी भी कम से कम 2 से 3 घंटे तो लगेंगे ना तुम्हारे तक पहुँचने में प्रोडक्ट, ये चीज़ है। नेक्स्ट है कि जो बहुत सारे कस्टमर होते हैं ना, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं होता इसका। ठीक है, पहली बात तो एक्सपीरियंस ही नहीं होता, वो एक्सपीरियंस लेने से ही डरते हैं कि भाई लेंगे नहीं, नुकसान हो जाएगा। 100 रुपये का सामान ऑर्डर कर रहे हैं ना, उसके लिए भी सोचेंगे नहीं यार 100 रुपये का नुकसान हो जाएगा। भाई एक्सपीरियंस करके देखो, एक्सपीरियंस कर लिया, एक्सपीरियंस गंदा निकला तो फिर से रिपीट नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा दिमाग वाला चीज़ है कि भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस कहीं गंदा रहेगा तो तुम फिर से वहाँ पे क्यों जाओगे, तो एक लॉयल्टी इशू बन जाता है। तो अगर तुमको अपने लॉयल कस्टमर्स चाहिए एज अ ई वेबसाइट, तब ई बिज़नेस, तब तो तुमको लाइक अपने प्रोडक्ट्स जो दिखाए गए हैं और जो डिलीवर किए गए हैं वो बहुत अच्छे से रखने पड़ेंगे। अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सब कुछ एकदम सही से रखना पड़ेगा, तब तुम लॉयल कस्टमर बना पाओगे। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। जैसे मैंने बोला, कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि कैसे डिस्क्राइब करना है। तुम अगर अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में भी जाओगे ना, तो कुछ प्रोडक्ट्स तुम थोड़े अलग से प्रोडक्ट सर्च करना जिसकी रेटिंग उतनी कुछ खास ना हो, उसकी डिस्क्रिप्शन पे जाकर देखना, कुछ डिस्क्रिप्शन पे ढंग से मेंशन ही नहीं रहेगा। तो अब तुमको डिस्क्रिप्शन ढंग से मेंशन ही नहीं, तुमको प्रोडक्ट के बारे में ढंग से पता ही नहीं है, तो तुम क्या ऐसे हवा में तो ऑर्डर कर ही नहीं दोगे ऐसे ही। तो हाँ, प्रोडक्ट्स के इन्फॉर्मेशन थोड़े से मिस हो जाते हैं या मिसमैच हो जाते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ लिमिटेशंस। तो ओवरऑल ई टेलिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस कर लिए। तो वैसे ये सब डिस्कस कर लिया, सबको वैसे भी अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें पता है, सब ने एक्सपीरियंस कभी ना कभी कर लिया होगा, कभी ना कभी लोग ऑनलाइन ऑर्डर करने में ठगाए होंगे ही, वैसे जितनी देख रहे हैं उसमें भी, और नहीं ठगाए तो अच्छी बात है, अच्छी किस्मत है तुम्हारी। तो यहाँ पर वीडियो ख़त्म हो गया, सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हमने। कमेंट सेक्शन में क्या करना है वो तो मैंने बता ही दिया है, प्लीज़ कर देना मेरे लिए एक फेवर, चैनल के लिए एक फेवर। लाइक काफ़ी सारे मेरे मतलब ऐसे सपोर्टिव कमेंट आते हैं ना, लाइक दिल खुश हो जाता है। तो वो ऐसे कमेंट्स जो कर रहे हैं ना, वो लोग, उनके पे तो मेरे को पूरा भरोसा है कि वो लोग करेंगे, जो बोलते हैं कि आपकी वीडियोस ठीक है, अच्छी है, बनाते रहो। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी लाओ, उन पे तो मेरे को भरोसा है कि लाइक उन लोग पूरी वीडियो देखते होंगे तभी तो बोल रहे हैं कि और लाओ, तो वो लोग तो पक्का से ये सारी चीज़ें कमेंट करेंगे। तो ठीक है, दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो।